हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है, अभी देखेंगे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन का टॉपिक नंबर 6। यहाँ पे कह रहा है डिक्लाइन थियोरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। डिक्लाइन थियोरी कहने का मतलब है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का विनाश कैसे हो गया, इसके पीछे के क्या रीज़न हैं। तो किन किन व्यक्ति, कौन कौन से इतिहासकार जो हैं क्या क्या अपना थियोरी दिए हैं इसके रीज़न को लेकर के, तो ये हम लोग देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड। ये आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से आखिरी पार्ट है और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स को मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। जो भी बचा है जिससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड आज देखेंगे। देख लो, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इंदिरा इज़ अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किसने कहा है? एम व्हीलर ने। तो व्हीलर साहब ने दो बातें कही हैं। पहला कि भगवान इंद्र को माना जाता था कि वही जो है इनके विनाश के कारण है। तो इंदिरा कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? तो भगवान इंद्र को माना जाता है रेन गॉड। रेन का गॉड मतलब बारिश वाले। तो बारिश के गॉड हम लोग जानते हैं, ये पढ़ते हैं वैदिक कल्चर में, ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से इसका रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है वैदिक कल्चर में, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसमें। तो बिलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब विश्वास, आस्था के व्यू से कहते हैं ये व्हीलर साहब कि इंदिरा को ही माना जा सकता है क्या कि बहुत भारी भरकम में, मतलब बारिश होने की वजह से, फ्लड आने की वजह से, यहीं से ये कंक्लूजन निकलता है कि फ्लड आने की वजह से हो सकता है इनका विनाश हुआ हो। तो ये इनका मतलब था। लेकिन सेम व्हीलर कहते हैं दोबारा कि आर्यन अटैक वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, कि आर्यन लोगों ने क्या किया? अटैक कर दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पे आर्यन कहने का क्या सेंस है? आर्यन कहने का मतलब है कि जो हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो उनमें जिन लोगों का जिक्र है, तो जिन लोगों का भी उनमें जिक्र है वैदिक कल्चर में, तो उन्हीं लोगों को कहा करते हैं आर्यन। तो आर्यन लोगों ने अटैक कर दिया। देखो यहाँ पे जैसे डिक्लाइन थियोरी पढ़ रहे हो हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि ये आर्यन लोग आए कहाँ से थे। तो उसके बारे में एक अलग से थियोरी पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है कि आर्यन लोग आए कहाँ से थे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, जो वैदिक कल्चर का पार्ट है। तो इसको भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना कि ये नाम आपको दोबारा मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत करना कि ये तो हड़प्पा में भी पढ़ चुके हैं, इधर भी पढ़ चुके हैं। तो ये सब हिस्टोरियन है, मतलब इतिहासकार हैं, तो वे लोग कुछ भी कहेंगे, अपना अपना थीसिस देंगे। तो दो बातें कहे हैं ये लोग, ये जो है आपके व्हीलर साहब। पहली बात है कि इंद्र को माना जाता है, मतलब रेन के गॉड को माना जाता है क्या, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का विनाश होने का कारण। और दूसरी बात ये कहते हैं कि नहीं, आर्यन लोगों ने अटैक किया है। फिर इनको क्या करते हैं, दो इतिहासकार जो हैं एज पर जी.एफ. डेल्स नाम के एक व्यक्ति हैं, और मार्शल एक दूसरे व्यक्ति हैं। ये दोनों कहते हैं कि आर्यन वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के पीछे का रीज़न आर्यन लोग नहीं है। मतलब इनके बात को खारिज किया जाता है। ये हैं जो व्हीलर साहब के द्वारा कही हुई बात, इनको ये खारिज करते हैं कौन? जी.एफ. डेल्स एंड मार्शल। तो याद रखना, सीधा एग्जाम में दे दिया जाता है आर्यन वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, किसने कहा? तो इन चारों का ऑप्शन रहेगा, आपको मार्शल और जी.एफ. डेल्स को याद रखने हैं। फोर्थ नंबर है जेम्स मार्शल। यही मार्शल साहब, सेम ये मार्शल हैं, इन्हीं का नाम है जेम्स मार्शल। ये क्या कहते हैं कि जब आर्यन लोग नहीं थे रिस्पॉन्सिबल तो कौन थे? तो इनका कहना है नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे फ्लड हो गया, जैसे सुनामी हो गए, अर्थक्वेक हो गया, तो ये सब कैलामिटी ही, आपदा ही क्या है, इनका रिस्पॉन्सिबल है हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का। और यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जो वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के, वो कौन सी थियरी है? तो मार्शल के द्वारा दी गई थियरी कि नेचुरल कैलामिटीज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस पॉइंट को याद रखना, इन चारों पॉइंट को याद रखना, घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खास करके स्टेट पीसीएस में। और एनटीपीसी में भी पूछेगा, ऐसा मत समझना कि नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सारी बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में। अब देख लो, यहाँ पे दिया है सम, एक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग याद रख लेना। क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट है देयर इज़ द एविडेंस ऑफ
पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब किस स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जाता था। जैसे हम लोग का स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं हम लोग अभी हिंदी जो लिखते हैं। इंग्लिश जो है वो क्या है, तो इंग्लिश को लिखते हैं हम लोग रोमन में, है ना, रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि देयर इज़ द एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फाउंड मेनली ऑन सील। सील के ऊपर जो भी मुख्य रूप से मिला है वो क्या मिला है, पिक्टोरियल यहाँ पे मिला है, मतलब पिक्चर्स इस पे दर्शाए गए हैं। किसके ऊपर, सील्स के ऊपर पिक्चर को दर्शाए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ का स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक था। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर के द्वारा एक दूसरे को समझाते थे, लिखने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन एक और भी स्क्रिप्ट को देखा गया है, कहाँ पे, यहाँ पे बोला द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, मतलब जो भी स्क्रिप्ट मिला है वहाँ पे लिखने की कला को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, मतलब समझा नहीं जा चुका है अभी तक। बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पॉटसर्ड फ्रॉम कालीबंगन सो दैट राइटिंग वॉज बॉस्ट्रोफेडन। इसके बारे में ज़रा समझेंगे। ये कह रहा है पहला तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, मतलब पिक्चर के द्वारा वे लोग क्या करते थे, एक दूसरे को लिख करके समझाते थे क्या वे लोग बताना चाह रहे हैं। और दूसरा जो यहाँ पे मिला है उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, मतलब समझा नहीं गया है। और वो चीज़ कहाँ मिला है, तो कालीबंगन से कुछ ये मिट्टी के बने हुए चीज़ मिले हैं, क्ले के बने हुए चीज़ मिले हैं, उस पर लिखा हुआ मिलता है जिसको बोला जाता है बॉस्ट्रोफेडन। बॉस्ट्रोफेडन एक शैली है, स्टाइल है लिखने का। ये कौन सा स्टाइल है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, देखो। और इसी बॉस्ट्रोफेडन को डिसाइफर नहीं किया गया है, समझा नहीं जा चुका है अभी तक। तो इसका मतलब होता क्या है, जैसे ये आपकी पंक्ति है, लाइन है आपके नोटबुक की, तो बॉस्ट्रोफेडन का मतलब होता है कि वे लोग राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और सेकेंड लाइन में फिर इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट और फिर सेकेंड लाइन में लेफ़्ट टू राइट, फिर से यहाँ थर्ड लाइन में इधर से आते थे, फिर फोर्थ लाइन में इधर से इधर आते थे। तो इस ये जो तरीका था उनका लिखने का, मतलब इसको अगर देखा जाए ये लाइन्स हैं तो ऐसे ऐसे लिखा करते थे, ऐसे जाते थे, फिर ऐसे जाते थे, फिर ऐसे जाते थे। इस तरीके का एक मिला है वहाँ पे क्या, बॉस्ट्रोफेडन जिसको कहते हैं। तो इसी पैटर्न पे लिखा हुआ कुछ स्क्रिप्ट मिला है जिसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। तो पूछ सकता है इसको कि कौन सा शैली में लिखते थे, बॉस्ट्रोफेडन ऑप्शन में रहेगा। कई बार पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को बोलेगा ऑप्शन में। और यहाँ पे पूछ सकता है कि कहाँ से मिला है ये चीज़, बॉस्ट्रोफेडन शैली में लिखा हुआ चीज़, तो कालीबंगन से मिला है। थर्ड नंबर है इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। मतलब मृत व्यक्तियों को कैसे दफनाया जाता था, तो कंप्लीट बरीड किया जाता था उनको। इस पॉइंट को भी आप याद रख लेना। फोर्थ नंबर है द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिक। स्वास्तिक सिंबल जो है इसको भी कहाँ से मतलब लिया गया है, तो ये पहली बार मिला है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, जिसको हम लोग अभी ट्रेस करते हैं, फॉलो करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है, इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। देखते होंगे काफ़ी धार्मिक स्थल में ऐसा। इसको कौन अपनाया था, हिटलर ने भी अपनाया था, इस सिंबल को अपने झंडे में लगाता था ये। तो इस चीज़ को याद रखना, इसको ही स्वास्तिक कहते हैं। अब ज़रा देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में उनके समकालीन उनके पीरियड में कौन कौन दूसरा आपका हुआ करता था सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ये भी हुआ करता था उसी वक्त। क्योंकि कुछ ऐसे पहचान मिलती है कि मेसोपोटामिया में भी मिला है ऐसा कुछ, इजिप्ट में भी और चाइना में भी, जो सेम तरह का मिला है कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वे लोग क्या थे, आपस में ये चारों समकालीन थे, एक ही काल के थे। तो याद रखना है इसको। और ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, और आप लोग तो देख ही चुके होंगे लूसेंट वाला, लूसेंट का जो मैं ऑब्जेक्टिव बुक है उसको करा रहा हूँ, अच्छे से करा रहा हूँ, तो उसको भी देख लेना। बाकी जितने भी उसमें बचे हुए पॉइंट्स होंगे लूसेंट वाले बुक के ऑब्जेक्टिव बुक में, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यही रैप अप करते हैं। लेकिन उससे पहली बात, ये जो कंप्लीट होने को है उससे पहले आप इसके बारे में ज़रा देख लो, पढ़ लो कि जो लोग चाहते हैं वोकैबुलरी को सीखना, एकदम पर्सनल गाइडेंस के अंदर टास्क को देता हूँ मैं प्रत्येक वीक आपको, फिर टेस्ट लेता हूँ आपका, और वो वीकली होता है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप वीक में 2-3 टेस्ट भी दे सकते हो। और ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बिल्कुल, मतलब एग्ज़ाम की भांति। और टेलीग्राम पर एक ग्रुप है त्रिगीतम 4am क्लब, वहाँ पे आप लोग यहाँ ज्वाइन हो सकते हो। त्रिगीतम सर्च करने से ही सिर्फ मिल जाता है आपको पूरा त्रिगीतम 4am क्लब। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।